टारगेट आसान हो गया था। कल तो बस अल्लाह की तरफ से जो है ना वो थोड़ा सा इस तरह से हुआ कि एक टॉपिक जब बीच में टाइम का मार्जिन कम हुआ तो मैंने कहा चलो फिर बाकी तसल्ली से कर लेते हैं, उसको आगे शिफ्ट कर लेते हैं। तो उससे घर जाके आपको सहूलत हो गई, वरना वो इतना भयानक चैप्टर है तो उसमें कम से कम 2 एक सफ़े तो बचे, तो बाकी आप साथ साथ चल पा रहे हैं। पक्की बात है, हो जाए खतरों से टक्कर। ठीक है जी, कैमरे वाले भाइयों के लिए एक दफा से फिर से अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तकरीबन मैं मतलब वो जो एक रह गया उसको किसी भी वक्त जिस दिन मौका मिलेगा कवर कर लेंगे, नहीं तो आखिरी दिन तो है ही, नहीं तो एक एक्स्ट्रा दिन लगा लेंगे। नहीं नहीं सर बस जो है ना, आपने 12 दिन का कहा था, बस हुई पड़ी है हमारी। अच्छा खत्म हो गई है, मेन मुसीबत खत्म हो गई। आज कौन सा दिन है? 8वां दिन या 7वां दिन? चेक करें, दिन ही आउट हो गए। 5 दिन पिछले हफ्ते के थे, ये आज तीसरा दिन है इस वीक का, तो 8वां दिन है, तो रह कितने गए? बस 4 दिन की मुसीबत रह गई। मुश्किलों को ना ऐसे काउंट करना होता है कि रह कितनी गई है, या बस कितना। आप जब आप कहेंगे ना 12 दिन तो खत्म हो गई कहानी। अब 8वां दिन ये मौजूद है, आप क्लास में मौजूद है, 4 और दिन की दिक्कत है, बस 7 दिन है। हिम्मत से, सिर्फ इतनी ही हिम्मत से साथ साथ चलते रहे, इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तकरीबन हमने खत्म कर लिया, मान लेते हैं कि हमने खत्म कर लिया। अब हम आते हैं अदर लॉज की तरफ। जब हम अदर लॉज में आते हैं तो उसमें हमारे पास 8 लॉज हैं। 2 लॉज पे ज्यादा किताब ने डिस्कशन की है और 6 बेचारे ऐसे लॉज हैं जिनको बस बहुत ही गुजारा सा डिस्कशन करके बस उनका मकसद ये था कि इंट्रोडक्शन हो उन लॉज का, और बस स्टूडेंट्स को हल्का फुल्का सा आइडिया हो कि हाँ भाई उस लॉ में क्या है और किस तरह से करके। इन अदर लॉज में भी आई के आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है दैट इज पार्टनरशिप। 3 चैप्टर उन्होंने डेडिकेट किए हैं इसके लिए। हालांकि 3 चैप्टर बनते नहीं थे, ये एक बड़ा चैप्टर बना के पूरी पार्टनरशिप बीच में डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने बहरहाल जरा थोड़ा सा उसको वेटेज देने के लिए 3 चैप्टर बनाए। आई कैप में टिपिकली एक सवाल ऐसा आता है जिसके ओहो ठीक है, इसकी चीजें थोड़ी सी सेट होने वाली है, ठीक है। तो इसमें खासतौर पे एक सवाल इस तरह का आता है जिसका एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और अक्सर एक चैप्टर 11 से, एक 12 से और 13 से आंसर हो रहा होता है। समटाइम पेपर में आपको 2 सवाल नजर आते हैं, फिर एमसीक्यूज में भी इसका कॉन्टेक्स्ट होता है। तो समहाउ कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप बढ़ते बढ़ते, ये किसी जमाने में 8-10 नंबर का वो उन्होंने प्लान किया होता था, लेकिन अभी तकरीबन 15, 16, 18, इवन 20 नंबर का सवाल भी कभी कभी यहाँ से बन जाते हैं। तो आप इसको पार्टनरशिप के चैप्टर्स को 15% ऑन एवरेज काउंट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली बहुत आसान लॉ है, सीधी सी बातें हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। पूरे तीनों चैप्टर्स में मिला के एक आध ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो भी अगर बेस समझ आ जाए तो बहुत ज्यादा मसला नहीं है। पार्टनरशिप में क्या होता है, सबसे पहले एक डिस्कशन होती है पार्टनर वर्सेस फर्म, एजेंसी और ओनरशिप का एक बड़ा हसीन इम्तजाज। हमें प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन समझ आता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। एजेंट काम करता है, लायबल प्रिंसिपल होता है। क्यों प्रिंसिपल लायबल होता है? प्रिंसिपल ने एजेंट को पॉइंट किया होता है कि तुम मुझे यहाँ पे लायबल ठहराओगे, तुम यहाँ काम करोगे। तो काम करता है एजेंट और लायबल हो जाता है प्रिंसिपल। तो ये जो काम करने की डेलीगेशन और लायबल होने का जो मामला है, ये एजेंसी के अंदर जिस तरह से है, पार्टनरशिप में भी वैसे है। पार्टनरशिप बेसिकली एक फर्म को कहते हैं, एक अलग से इदारा है, और जो उसके पार्टनर्स हैं वो उसके बिहाफ पे काम करते हैं। तो हर पार्टनर अपनी फर्म का एजेंट होता है, और हर पार्टनर के एक्शन पे फर्म वैसे ही लायबल होती है जैसे एजेंट के एक्शन पे प्रिंसिपल लायबल होता है। फिर यहाँ एक स्टेप आगे चलते हैं। वहां पे प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान जो रिलेशन था वो बराबरी का नहीं था। प्रिंसिपल बॉस था, एजेंट सबऑर्डिनेट था। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब पार्टनर की अथॉरिटी की बात होगी तो एजेंट की अथॉरिटी से बहुत आगे चली जाएगी बात। एजेंट की अथॉरिटी होती थी एक्सप्रेस, एम्प्लॉयड, इमरजेंसी वाली और ऑस्टेंसिबल। उसी तरह की चारों अथॉरिटियां यहाँ भी नजर आएंगी, लेकिन यहाँ थोड़ी ज्यादा पावर नजर आएगी क्योंकि एजेंट तो है ही है, मालिक भी है। वो एजेंसी के रिलेशन में भी और वो
ओनरशिप के रिलेशन में भी है। तो अगर 3-4 बंदों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई हुई है तो उन बंदों को कलेक्टिवली बोलेंगे कि ये एक फर्म है, ये एक पार्टनरशिप है, और उनमें से हर अकेले बंदे को क्या बोलेंगे, ये पार्टनर है। तो यहाँ पे फर्म एक अलग नाम बन जाती है, लेकिन फर्म की अपनी कोई लीगल शनाख्त नहीं है। फर्म इज कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो जब हम सारे पार्टनर्स को इकट्ठे पुकारेंगे तो हम उसे कहेंगे फर्म, लेकिन इस फर्म में एक बंदा भी फर्म के बिहाफ पे काम करेगा तो पूरी फर्म लायबल होगी। सवाल ये है कि 4 बंदे हैं, उनमें से एक बंदे ने अगर कोई काम किया तो कब हम मानेंगे कि वो काम उसकी जाती कैपेसिटी में उसने किया, और कब मानेंगे कि वो फर्म की कैपेसिटी में किया है। एक फर्म में उसमें 4 पार्टनर है, एक पार्टनर ने जाके एक दुकान से एसी खरीदा है। अब आपको कैसे पता कि वो एसी उसने अपनी जाती जिंदगी के लिए खरीदा है या वो एसी उसने पार्टनरशिप का पार्टनर बन के खरीदा है? उसके साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, वो बताएगा, फिर हम ये देखेंगे कि अथॉरिटी में आता था या नहीं आता था। इसका मतलब एक लंबी चौड़ी डिबेट शुरू हो जाएगी। तो जो चैप्टर 12 और 13 है ना, वो ज्यादातर इन कंफ्यूजन को रिजॉल्व करते हैं। ये चैप्टर 11 है, बड़ा मासूम सा चैप्टर है, ये पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस कराता है। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स कितनी तरह के होते हैं, पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है, और पार्टनरशिप के बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप। ये एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये एक ऐसा रिलेशन है लोगों के दरमियान जो या तो मिलके काम कर रहे हैं या उनमें से कुछ एक आध बंदे बाकियों के लिए काम कर रहे हैं। फर्म और पार्टनर पर्सन जो कि पार्टनरशिप में एंटर हो गए हैं, वो एक दूसरे के साथ अलग अलग जब काउंट होते हैं तो वो पार्टनर काउंट होते हैं, और जब हम उनको कलेक्टिवली काउंट करते हैं तो फर्म है। और वो खास नाम से खास बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो जो नाम उनका होता है वो कहलाता है वो फर्म नेम है, और जो बिजनेस होता है वो कहते हैं कि ये बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप है। तो ये बेसिकली हल्के हल्का सा इंट्रोडक्शन है। एक्ट ऑफ फर्म किसे कहेंगे, कब हम कहेंगे कि ये फर्म का एक्ट है? एक्ट ऑफ फर्म मीन एक्ट और ओमिशन, कोई भी एक्ट या ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर और बाय एनी पार्टनर। सारे पार्टनर्स कोई भी एक्शन करें या कोई भी पार्टनर एक एक्शन करे which give rise to right enforceable by or against the firm। जब भी पार्टनर्स सारे या उनमें से कुछ कोई ऐसी हरकत करें जिससे फर्म लीगली बाउंड हो जाए, इसका मतलब है कि वो उनका एक्शन फर्म का एक्शन था, उन्होंने अपनी फर्म को बाउंड कर दिया। और फिर वही वाली बात थर्ड पार्टी, जैसे हमने कहा था ना प्रिंसिपल और एजेंट के अलावा दुनिया की हर चीज थर्ड पार्टी है, इसी तरह से फर्म और पार्टनर के अलावा दुनिया की हर चीज थर्ड पार्टी है। इन रिलेशन टू फर्म या पार्टनर्स दिस मींस एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। फिर एक छोटी सी जेनेरिक बात उन्होंने कर दी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की प्रोविजंस कंटिन्यू करेंगी फर्म्स को अप्लाई करना, जो क्लैश में नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप के लॉ में अगर हम कंसिडरेशन की रूल्स ना भी पढ़ें तो वही रूल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थे। यहां हम बाकी बातें अनसाउंड माइंड की बातें ना भी करें तो वही बातें होंगी जो वहां थी। लेकिन अगर एक रूल इन्होंने भी बताया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने भी बताया और दोनों में क्लैश है तो फिर हम इन्हें फॉलो करेंगे। पार्टनरशिप में मुकद्दम लॉ होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी उसी तरह से माना जाएगा, फॉलो किया जाएगा। डन। तो ये सबसे पहले तो किताब ने इस तरह से इंट्रोडक्शन कराया है कि हाँ भाई ये फर्म ये होती है और इस तरह से चलता है। अब जब हम फर्म की बात करते हैं कि किसी भी कलेक्शन ऑफ पीपल को फर्म कहें या ना कहें, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को हम पार्टनरशिप कहें या ना कहें, तो इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। किसी भी ग्रुप के बारे में अगर आपको गुमान है कि ये पार्टनरशिप है या नहीं है तो आप उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट से गुजारेंगे। वो टेस्ट ये है कि 5 सवालों के जवाब चाहिए। क्या ये 5 बातें हैं? क्या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है कुछ लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। क्या वो आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? क्या उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड? क्या वो बिजनेस कर रहे हैं, समाज सेवा तो नहीं कर रहे? और क्या उनमें म्यूचुअल एजेंसी है कि एक काम करता है और सब बाउंड हो जाते हैं? अगर तो ये पांचों की पांचों निशानियां मौजूद है, अगर फर्ज करें एक पार्टनरशिप है लेकिन वो अल्लाह वास्ते काम कर रहे हैं, नेक नियति से काम कर रहे हैं, सलाब ज़दगान की मदद के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे, तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन है। अगर एक पार्टनरशिप है और उसके अंदर जो है उन्होंने 2 लोगों को सैलरी पे रखा हुआ है और बाकियों को प्रॉफिट मिलता है, तो वो पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप में तो सबको प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए। अगर एक बंदा अकेला है, ज्यादा बंदे नहीं है, तो वो भी पार्टनरशिप नहीं है। तो पार्टनरशिप इज समथिंग जिसमें ये 5 निशानियां पूरी हो।
इन पांचों पे थोड़ी थोड़ी सी किताब ने डिस्कशन की। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बंदे इकट्ठे हों। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट लाजमी शेयर करें, लॉस की रेशो तय हो ना हो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉफिट की रेशो लाजमी तय करनी चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी। एक एक करके इनकी बात करते हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 बंदे हों, एक अकेला बंदा पार्टनरशिप नहीं बनाएगा, तो सिंगल पर्सन वाली कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। अगर किसी भी वक्त पार्टनरशिप के नंबर 1 तक चले गए तो वो पार्टनरशिप नहीं रहेगी। इंटरेस्टिंगली पार्टनरशिप के लॉ ने मिनिमम पार्टनर तो बता दिए 2, मैक्सिमम नहीं बताए। पार्टनरशिप का लॉ खामोश है, याद रखिएगा। हमारी किताब ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कंपनी लॉ से दी है। कंपनियों का लॉ और बैंकिंग कंपनियों का लॉ जो है ना वो लिमिट लगाता है मैक्सिमम पार्टनर्स की, लेकिन पार्टनरशिप के लॉ ने कभी ये लिमिट नहीं लगाई। अब पाकिस्तान के कौन कौन से लॉ क्या प्रॉब्लम करते हैं? हम कहते हैं कि कंपनी लॉ ये कहता है कि जो भी पार्टनरशिप पाकिस्तान में बैंकिंग का बिजनेस कर रही है वो 10 से ज्यादा बंदे नहीं हो सकते, और जो बाकी बिजनेसेस कर रहे हैं वो 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। प्रोफेशनल्स अगर आपस में मिलजुल के बिजनेस कर रहे हैं तो उधर एक्सेप्शन है कि वहां पे वो 20 से ऊपर जा सकते हैं। लॉयर, बैंकर, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग 20 से ऊपर हो सकते हैं। अगर एक पार्टनरशिप इस लिमिट का एहतराम नहीं करेगी तो वो रेलेवेंट लॉ, कंपनीज एक्ट या बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, उसको कह देता है वो इलीगल एसोसिएशन है। तो पार्टनरशिप कम से कम 2 बंदों से होगी, और ज्यादा से ज्यादा कितने बंदे होंगे ये डिपेंड करता है किसी भी रेलेवेंट लॉ पे। बैंक के बिजनेस में 10 और बाकी बिजनेसेस में 20, सिवाय प्रोफेशनल्स की पार्टनरशिप के बाकी पार्टनरशिप्स पे फिलहाल हमारी किताब ने बताया है। आप जब कल को कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो वहां कुछ और 1-2 और एक्सेप्शंस भी नजर आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये एक्सेप्शंस उन्होंने बताई हैं। क्या ये बात समझ आई? देन एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। आइडियली एक डीड होगी, एक डॉक्यूमेंट होगा जिस डॉक्यूमेंट में हर चीज लिख दी जाए। पाकिस्तान में हमारा कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो पार्टनर्स हैं। अगर उन्होंने आपस में लिखत पढ़त में तय किया है तो फिर समझा जाएगा वो पार्टनर है। एक बंदे की डेथ के बाद उसके 3 बच्चे जो है वो बिजनेस में घुस जाते हैं और हर बंदा अपने अपने से का काम कर रहा है, लेकिन आपस में कुछ एग्री नहीं किया, तो दिखने वालों को लगेगा कि इन बच्चों की पार्टनरशिप है, लेकिन उनकी नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप अराइज होगी कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से, आपस में तय करने से, नॉट फ्रॉम स्टेटस कि जी विरासत में आपको मिल गई चीजें तो आप खुद ब खुद पार्टनर बन गए। ऐसा नहीं होगा जब तक पार्टीज ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली एग्री नहीं किया कि मिलकर काम करेंगे, तब तक ऐसा नहीं होगा। फिर अगर पार्टनरशिप का कोई रिटर्न एग्रीमेंट ही ना हो, एक पार्टनरशिप है उसने चीजें बस जबानी तय की हुई हैं और बस कहा है कि चलो मिलजुल के चलते हैं, बाकी अल्लाह माले के देखी जाएगी, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ मिनिमम रूल्स डिफाइन किए हैं, फिर उसे फॉलो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप बना दी 4 बंदों ने और तय करना भूल गए कि हर बंदे का हिस्सा कितना होगा, तो फिर पार्टनरशिप का लॉ कहता है कि सब बराबर होंगे। फर्ज करें भूल गए बताना कि कौन प्रॉफिट का हिस्सेदार है और कौन लॉस का हिस्सेदार है, तो जो जितने प्रॉफिट का हिस्सेदार है उतने लॉस का हिस्सेदार भी। तो जो चीजें आप बताना भूल जाएंगे, नहीं वो करेंगे, तो फिर पार्टनरशिप 1932 का जो कानून है उसकी चीजें आप अप्लाई करेंगे। तो सेकंड चीज समझ आइए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। आइडियली एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने का कुछ टिपिकल बातें होती हैं, फर्म का नाम बता देते हैं, कौन सी जगह बिजनेस करेंगे, कौन कौन से और जगह पे काम करेंगे, कौन कौन से दिन पार्टनर्स आए, कितने पार्टनर्स हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं, पार्टनरशिप का पर्पस और ड्यूरेशन कितना है, पार्टनर्स के आपस के राइट्स कितने हैं, हर बंदा कितना कैपिटल लेके आएगा, क्या रेशियो होगी। ये चंद एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं कि पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कुछ बातें तय हो जानी चाहिए। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर पेपर में आ जाए तो आपने सोचना है कि भाई जब भी 2-3 लोग मिलकर पार्टनरशिप करेंगे तो आइडियली उन्हें क्या क्या बातें तय कर लेनी चाहिए। तो आप वो सारी बातें यहां लिख सकते हैं कि पार्टनर्स ही आपस में तय करेंगे। क्लियर? कैरिंग ऑन बिजनेस, क्या चीज जरूरी है अगली? बिजनेस। समाज सेवा होगी तो वो पार्टनरशिप नहीं है। अगर देयर इज नो बिजनेस देन देयर इज नो पार्टनरशिप। तो चैरिटेबल काम के लिए जो भी होगा, एक मिनट मेरे ख्याल में एक बाल पता नहीं कहां से घूमता हुआ जा रहा, जुल्फे हैं क्या, वो सीए जवानी खा जाता है? ठीक है जी। कैरिंग ऑन बिजनेस, पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड टू कैरी ऑन अ बिजनेस। व्हेन देयर इज नो बिजनेस, नो क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप। अगर पर्पस कोई चैरिटेबल काम करना है तो सॉरी भाईजान, आप पार्टनरशिप में नहीं है। चौथा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट।
पार्टनर्स में शेयर इट इक्वली, चाहे तो इक्वली शेयर कर लें और चाहे तो किसी भी और रेशियो में तय कर लें। इट इज नॉट नेसेसरी दैट पार्टनर शुड एग्री टू शेयर। तो लोग प्रॉफिट का हिस्सेदार होना हर बंदे के लिए जरूरी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग कहें भाई मैंने इतने सारे पैसे दिए हैं तो मैं नहीं लॉस का हिस्सेदार बनूंगा। तो दिस कैन हैपन कि कुछ ऐसे पार्टनर्स हो जो लॉस के हिस्सेदार हैं और कुछ ऐसे पार्टनर्स हो जो लॉस के हिस्सेदार नहीं है। चौथी शर्त। पांचवी है म्यूचुअल एजेंसी। हर पार्टनर अपनी फर्म का एजेंट है और हर पार्टनर हर अपनी फर्म का प्रिंसिपल है। एजेंट इसलिए कि वो जो काम करता है फर्म लायबल हो जाती है, और प्रिंसिपल किस लिए? कोई और काम करता है तो वो लायबल हो जाता है। तो ये म्यूचुअल एजेंसी है, ये सब एक दूसरे के आपस में एजेंट हैं, एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं, एक दूसरे के एजेंट भी हैं। तो ये 5 निशानियां पूरी हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन सेट ऑफ पीपल है, ये जो लोग हैं, ये जो काम चल रहा है, ये एक पार्टनरशिप है। ठीक है जी, ये तो हमें पार्टनरशिप समझ आ गया, लेकिन समटाइम एक जॉइंट या कॉमन इंटरेस्ट होता है, इसको हम बोलते हैं को ओनरशिप। कुछ लोगों ने मिलके एसेट्स लिए हुए होते हैं और वो उन एसेट्स से कमा रहे होते हैं, वो एसेट्स के कंबाइंड हिस्सेदार होते हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या वो आपस में पार्टनर है या नहीं है। तो पार्टनरशिप की शर्तें अगर पूरी नहीं हो रही तो वो पार्टनर नहीं है। दो बंदों का एक घर है, एक के पास ग्राउंड फ्लोर है, एक के पास फर्स्ट फ्लोर है, और हर बंदा अपने अपने हिस्से का फ्लोर रेंट पे चढ़ा रहा है और उस रेंट से कमा रहा है, तो ये आपस में पार्टनर नहीं है। दुनिया को लगेगा ये दो भाई इन्होंने अपना घर किराए पे दिया हुआ है, लेकिन दोनों भाइयों ने अपना अपना पोर्शन अपने अपने तौर पे अलग से किराए पे दिया हुआ है। खुद वो किराया लेते हैं, खुद खर्चा करते हैं और खुद उससे कमाते हैं। तो ये को ओनरशिप है, कंबाइंड ओनरशिप है, जॉइंट इंटरेस्ट है, इसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। हाँ, अगर एक दिन ये दोनों बैठे इकट्ठे एग्री करें यार एक काम करते हैं हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं, घर तुम्हारा मेरा कंबाइंड है, मान लेते हैं ये घर हमारा पार्टनरशिप का एसेट है, इस घर को किराए पे चला देते हैं। घर किराए पे चलाया, घर के खर्चे माइनस किए, जो प्रॉफिट आया उसको आपस में खास रेशियो में डिवाइड किया, अब ये पार्टनरशिप है। तो तकरीबन पहले भी यही हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन एग्रीमेंट का फर्क था। तो को ओनरशिप, अगर एक एसेट के एक से ज्यादा मालिक हैं तो उससे वो एक दूसरे के पार्टनर्स नहीं बन जाते। तो बिजनेस में ऐसा बहुत होता है कि कंबाइंड जगह ली भी होती है, कंबाइंड एसेट्स डील कर रहे होते हैं, और कई दफा गांव वगैरह में 5-6 लोगों ने मिलकर ट्रैक्टर लिया हुआ होता है और उसके बाद वो सब उसको यूज भी कर रहे होते हैं और उसकी मेंटेनेंस भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब पार्टनर्स नहीं बन जाते, वो को ओनर्स होते हैं। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या ग्रॉस रिटर्न अगर किसी भी एसेट से, प्रॉपर्टी का मतलब एसेट से अगर आ रहा है, या एक बंदे का जॉइंट या कोई कॉमन इंटरेस्ट है किसी भी एसेट में, तो डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर, उन बंदों को पार्टनर नहीं बना देगा। यहाँ पे किताब ने सोचा कि आपको पार्टनरशिप और को ओनरशिप के डिफरेंस बताए और धक्के से खींच के जबरदस्ती डिफरेंस निकाल लिया। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? एग्रीमेंट से। इसमें एग्रीमेंट होता ही नहीं, हर बंदा अपना अपना, और अगर हो भी तो वो एसेट की शेयरिंग का एग्रीमेंट होगा, और समटाइम वो अपने अपने हिस्से को डील कर रहे होते हैं तो उन्हें डील करने की जरूरत ही नहीं पड़ती दूसरे को। बिजनेस, यहाँ लाजमी बिजनेस होगा, यहाँ जरूरी नहीं है। दो बंदों के पास अगर कंबाइंड ओनरशिप किसी बाग की है और वहां पे कोई बिजनेस नहीं हो रहा तो ओके। कंबाइंड ओनरशिप में और पार्टनरशिप में एक फर्क ये है कि वहां लाजमी बिजनेस होगा, यहाँ बिजनेस की शर्त नहीं है। वहां कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 अदर देन बैंकिंग, यहाँ मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वहां शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लाजमी होगा, यहाँ होता ही नहीं। वहां एजेंसी लाजमी होगी, पार्टनर एजेंट होगा फर्म का, ये को ओनर एक दूसरे के एजेंट नहीं होंगे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनर अपना हिस्सा पार्टनरशिप में बगैर बाकियों से पूछे किसी और को नहीं दे सकता, लेकिन इधर वाले लोग अगर किसी चीज का वो हिस्सा उनके पास है तो वो अपना हिस्सा किसी दूसरे को दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें एक बंदा अपना हिस्सा किसी दूसरे के हवाले कर देता है। तो पार्टनरशिप और को ओनरशिप के दरमियान किताब हम लोग को डिफरेंसेस बता रही है, लेकिन इससे आगे असल लिस्ट ये वाली है जो काम की लिस्ट है। इस चैप्टर में आईकेएप को इंतहाई शदीद पसंद है ये वाली लिस्ट। ये लिस्ट किस चीज की है? रूल क्या है? हर पार्टनर के लिए प्रॉफिट का हिस्सेदार होना शर्त है, बट इस जुमले को उल्टा नहीं बोल सकते। हर प्रॉफिट का हिस्सेदार जरूरी नहीं कि पार्टनर हो। हर शख्स जो खिड़की से गिरा है हो सकता है मर जाए, लेकिन हर मरा हुआ शख्स खिड़की से नहीं गिरा, कोई और रीजन भी हो सकती है। तो ये जुमला वाइस वर्सा नहीं चलेगा। तो हर पार्टनर के लिए जरूरी है कि वो प्रॉफिट का हिस्सेदार हो, लेकिन हर प्रॉफिट का हिस्सेदार जरूरी नहीं पार्टनर। क्यों? पार्टनरशिप में ना कई दफा अलग अलग से अरेंजमेंट होते हैं। आपका एक एम्प्लॉई है, बड़ा तूफानी काम करता है, आप कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसको दूसरे लोग तोड़ के ना ले जाएं। पार्टनर्स बैठ के उसे कहते हैं यार तुम बहुत अच्छा काम करते हो,
कल से तुम्हें तनख्वाह के अलावा प्रॉफिट का 5% भी दिया करेंगे। वो पागल हो जाता है खुशी से कि तनख्वाह तो मिल रही थी। अब वो कहते हैं जितना बिजनेस ग्रो करेगा मुझे उतना फायदा होगा, लेकिन आपकी नीयत उसे पार्टनर बनाने की नहीं होती। आप प्रॉफिट का हिस्सा उसको सैलरी या बेनिफिट्स के तौर पे दे रहे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉफिट का हिस्सा जा रहा होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो पार्टनर हो। एक बंदे की डेथ हो गई और उसके घर वालों को उसका पार्टनरशिप में से हिस्सा निकाल के देना था, तो पार्टनरशिप वालों ने बैठ के घर वालों से डील किया कि जी ये जिंदा पार्टनर जब काम करता था जो 20% शेयर लेता था, आप एक काम करें, आप लोग काम ना करें, आप घर बैठे उसके एसेट्स यही इन्वेस्ट रहने दें, हम अपना कारोबार करते हैं, हम आपको 10% पहुंचा दिया करेंगे। भाई वो काम भी करता था, आप काम मत करें, वो 20% लेता था, आप 10% ले लें, लेकिन अपना हिस्सा यहां से निकाले नहीं ताकि कारोबार चलता रहे। तो पार्टनर्स ने एक बंदे की बेवा को या घर वालों को 10% देना शुरू कर दिया। उसका ये मतलब नहीं कि वो बेवा पार्टनर बन गई या वो बच्चे पार्टनर बन गए। तो एक रूल ध्यान में रखना है कि देयर मे बी सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां किसी को प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है लेकिन वो पार्टनर नहीं है। तो यहाँ कोई एजेंट सर्वेंट भी हो सकता है, ये कोई इस तरह का एनविटी शेयर भी हो सकता है पार्टनर में से एक बंदा का यार मेरा हिस्सा मस्जिद को दे दिया करो हर दफा प्रॉफिट का, तो मस्जिद खुद बहुत पार्टनर नहीं बन जाएगी। इसी तरह से आप एक बैंक से लोन लें और आपके मुझे इस्लामिक लोन चाहिए। अब जो नॉन इस्लामिक लोन होगा, आप लोन लेंगे, लोन के बदले क्या देंगे? इंटरेस्ट। इस्लामिक लोन में आप कहते हैं जी हमें लोन चाहिए, वो कहते हैं ठीक है जी हम आपको पैसे देते हैं, आप अपने प्रॉफिट्स का 20% सालाना हमें देते रहे, तो भी वो पार्टनर नहीं बने। तो किताब एक लिस्ट बताने की कोशिश कर रही है कि रिसीव्ड बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस और पेमेंट कंटीन्यूड अपॉन सच प्रॉफिट डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिम एन पार्टनर। अगर एक बंदा प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है या एक ऐसी पेमेंट ले रहा है जो उस हिस्से के ऊपर डिपेंडेंट है, वो खुद ब खुद उसे पार्टनर नहीं बना देती उन लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन बिजनेस। लेंडर ऑफ मनी, जो बंदा पैसे दे रहा है, अगर उसको प्रॉफिट का शेयर आप दे रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो पार्टनर बने। वो पार्टनर है या नहीं है ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट क्या हुआ है। सर्वेंट और एजेंट एंड रिम्यूनरेशन, कोई मुलाजिम है, कोई इस तरह से एजेंट वगैरह है, आप उसको रिम्यूनरेशन के तौर पे दे रहे हैं। विडो, बेवा या बच्चे को डिजीज पार्टनर के आप दे रहे हैं। एक पार्टनर ने अपना हिस्सा किसी को के हवाले किया हुआ है कि मेरा हिस्सा फलाना को जाता रहे। ये वाला और ये दो पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट और माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट। चैप्टर 13 ने दोनों पे तसल्ली से गुफ्तगू की है। इन दो के ऊपर फिलहाल डिस्कशन नहीं करते क्योंकि इन दोनों को बहुत थॉरोली हमने आगे जाके पढ़ लेना है। प्रीवियस ओनर या पार्ट ओनर कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल, ये भी बड़ा मजेदार सा केस है कि भाई एक पार्टनरशिप शुरू हुई, लोगों ने 20-20 लाख रुपए डाला, 5 बंदे थे, 1 करोड़ से पार्टनरशिप शुरू हो गई। पार्टनरशिप ने काम करते 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 असासे बना लिए 5 करोड़ के। तो अब इनमें से हर बंदे का हिस्सा कितना है? 1 करोड़। लेकिन ये पार्टनरशिप इतनी जबरदस्त चल गई है कि लोग इसके पास आते हैं और हर महीने ये 25-30 लाख प्रॉफिट कमाती है। अब ऐसे में ये सब इनकी कंबाइंड मेहनत की वजह से हुआ है। एक शख्स 2 साल बाद कहता है मैंने छोड़ के जाना है, तो एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें सबका 1-1 करोड़ रुपया तो कैश में नजर आ रहा है, इन्वेस्ट हुआ हुआ एसेट्स में। उसके अलावा एक बिजनेस की वर्थ भी तो बन गई है। तो अब वो कहता है कि जी मैंने जाना है, हिस्सा करो। उन्होंने 1 करोड़ उसके हवाले कर दिया। उसने कहा भाई 1 करोड़ तो है, मैंने जो इतनी अरसे से मेहनत की और अब जो इतना अच्छा प्रॉफिट हर महीने आना शुरू हो गया है, वो सिर्फ इस 1 करोड़ की वजह से थोड़ी आ रहा, वो तो कंबाइंड मेहनत की वजह से आ रहा है। तो वो कहेंगे जी हमने आपको कब कहा था छोड़ने का, आप खुद छोड़ के जा रहे हैं। वो कहेगा भाई ये काम करो, मुझे इस वक्त 2 करोड़ इजाफी दे दो, फिर ठीक है तुम जिंदगी भर कमाते रहो पार्टनरशिप से, मैं अपना हिस्सा लेके चला जाऊंगा, गुडविल का हिस्सा। ये गुडविल है जो तुम लोगों ने प्रॉफिट्स कमाने हैं। तो हो सकता है वो कहें यार ये 2 करोड़ बहुत ऊपर की बात हो गई, तुम 20% के पार्टनर थे, तुम एक काम करो ये हिस्सा लेके चले जाओ, 3 साल तक तुम्हें 5% प्रॉफिट देते रहेंगे। तो दिस कैन हैपन कि आप किसी प्रीवियस ओनर को या पार्ट ओनर को कंसिडरेशन दे दें गुडविल की, सेल की, या उसका कोई भी हिस्सा दे दें। बात कुछ समझ आई? तो आईकैप अक्सर ये सवाल पूछता है कि समटाइम कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉफिट मिल रहा होता है लेकिन वो पार्टनर नहीं होते। अक्सर उनके अल्फाज ये होते हैं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक कंक्लूसिव टेस्ट है पार्टनरशिप का, लेकिन जरूरी नहीं कि हर शेयर रखने वाला प्रॉफिट का वो पार्टनर भी हो। तो एक लिस्ट बता दें ऐसे लोगों की जिनको प्रॉफिट का हिस्सा तो जाता है लेकिन वो पार्टनर्स
नहीं होते। तो ये लिस्ट वो लिखने वाली, वो जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हर चैप्टर में 2-3 चीजें मैं आपको अगर बताऊंगा, 1-2 चीजें लाजमी लिखें और लिख के याद करें, ये उसमें से है। ये बहुत पसंद हो रहा है ये रटे वाला सवाल। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पार्टनरशिप की किस्में। पार्टनरशिप की दो मशहूर जमाना किस्में हैं। एक पार्टनरशिप एट विल, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इसको स्पेसिफिक पार्टनरशिप भी बोलते हैं। पार्टनरशिप बनाते वक्त इफ यू आर वेरी क्लियर, वेरी पर्टिकुलर, वेरी स्पेसिफिक कि हमने क्या करना है और कितने अरसे के लिए करना है। तो समटाइम पार्टनर्स को पता होता है हम इसलिए पार्टनरशिप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट होगा, तो हम 3 साल बाद पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। तो वो डे 1 पे तय कर लेते हैं कि आज से ठीक 3 साल बाद ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। या वो कह देते हैं कि जैसे ही ये ब्रिज कंप्लीट होगा ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो ये बन जाएगी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसमें डे 1 में दे हैव डिफाइंड अ पर्पस, दे हैव डिफाइंड अ टाइम। जैसे ही वो टाइम, वो पर्पस पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आराम से ये इकट्ठे होकर अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। अच्छा, फर्ज करें इन्होंने कहा था कि 3 साल की पार्टनरशिप है और साल बाद इनमें से एक बंदा छोड़ के जाने की बात करे, अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काउंट होगा, क्योंकि वादा क्या हुआ था, 3 साल की पार्टनरशिप है। तो जो इस वादे के बाद बीच में छोड़ेगा, इसका मतलब है पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पार्टनरशिप में दिस इज नॉट अलाउड कि आप दरमियान में उसे छोड़ दें या नोटिस दे दें जी इसे बंद कर दो। ये गलत कंसिडर किया जाएगा। हाँ, जब वो टाइम या पर्पस पूरा हो जाए उस दिन सब बैठ के एग्री कर सकते हैं कि इसे खत्म कर दें। लेकिन एक दूसरी होती है, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल, मर्जी है। पार्टनरशिप एट विल, जब तक मर्जी है चलते रहेंगे, जब मर्जी नहीं होगी खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप ने जिस दिन स्टार्ट लिया उसी दिन पार्टनर्स ने कह दिया यार जब तक मूड हुआ चलाते रहेंगे। तो ये वाली पार्टनरशिप में जब भी किसी एक अकेले बंदे का भी निकलने का मूड होगा, वो एक छोटा सा नोटिस देगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर उसने नोटिस में लिखा है ना कि 10 दिन बाद से पार्टनरशिप खत्म, तो 10 दिन बाद से पार्टनरशिप खत्म। और अगर उसने टाइम नहीं बताया हुआ, तो जिस दिन नोटिस दे दिया उस दिन पार्टनरशिप खत्म। और इसने कोई गद्दारी नहीं की है, इसके ऊपर कोई लीगल केस नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप थी ही एट विल, मर्जी वाली, जब दिल करे छोड़ दो। और वो जो पर्टिकुलर थी उसमें जो बीच में छोड़ेगा उसको पेनल्टीज पड़ेंगी। तो पेपर में दिस कैन हैपन के सिनेरियो है जिसमें पार्टनर छोड़ के जा रहा हो और वो बाकी पार्टनर कह रहे हो कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो, तुम्हें हम ब्रीच किए वो करेंगे, सजा देंगे। तो एट विल में ये ब्रीच नहीं है, ये कॉमन फिनोमेना है, जब इसका दिल करेगा वो डिसॉल्व कर देगा। पर्टिकुलर में टाइम और पर्पस पूरा होने के बाद अगर आप करते हैं तो ओके। अच्छा, अगर टाइम पूरा हो गया पर्टिकुलर का और इनका मूड है अभी भी चलाते रहते हैं, मजा आ रहा है, तो ये एट विल बन जाएगी। और एट विल वाले अगर आपस में तय करते हैं कि यार उस दिन बंद करेंगे जिस दिन सारों ने इकट्ठे होकर तय किया कि बंद करें, तो ये उन्होंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया, तब ये एट विल नहीं रही, पर्टिकुलर हो गई। तो एक दफा किताब से पूछते हैं, एट विल when no provision is made between the partners, जब पार्टनर के बीच में कोई रूल तय ना हो कि ड्यूरेशन क्या होगी पार्टनरशिप की, ऐसी पार्टनरशिप में कोई रूल नहीं होता कि इस पार्टनरशिप ने कब खत्म होना है। एनी पार्टनर इज फ्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय गिविंग अ नोटिस। और फर्म डिसॉल्व हो जाएगी फ्रॉम द डेट जो उसने नोटिस में मेंशन किया है, अगर मेंशन किया है। और अगर कोई डेट नहीं मेंशन की तो जिस दिन उसने नोटिस कम्युनिकेट कर दिया है उस दिन खत्म। लेकिन अगर एक एग्रीमेंट में ये लिखा हो कि पार्टनरशिप सिर्फ डिसॉल्व तभी होगी जब सारे लोग राजी होंगे, तो एट विल में सारे लोगों की रजामंदी जरूरी नहीं होती, एक भी कहते तो खत्म हो जाती है। तो अगर इन्होंने ये इवेंट रख दिया कि जिस दिन सारे राजी होंगे, तो फिर वो एट विल नहीं रहेगी, वो पर्टिकुलर बन जाएगी। और जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, अगर एक पार्टनरशिप किसी खास पर्पस या टाइम के लिए बनी हो, सच पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर या ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड। लेकिन अगर पार्टनर डिसाइड करें कि वो कंटिन्यू करेंगे, तो फिर वो क्या बन जाएगी, एट विल बन जाएगी। क्या हमें ये पार्टनरशिप की दोनों किस्में समझ आ रही हैं? फाइनली हम इसमें आगे चल के पार्टनर्स की किस्में देखते हैं। जब हम पार्टनर्स की टाइप्स देख रहे होते हैं तो कुछ बहुत ऑब्वियस टाइप्स होती हैं दुनिया में, एक्टिव और साइलेंट पार्टनर, सबसे ज्यादा ये टाइप्स कॉमन है। एक्टिव पार्टनर उसे कहते हैं जो भड़ भड़ के काम कर रहा है, नजर आ रहा है, हर चीज में इन्वॉल्व है। साइलेंट पार्टनर उसे कहते हैं खामोशी से बैठा हुआ है, मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर रहा। अक्सर क्या होता है, दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक पैसे लेके आता है, एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो पैसे लेके आता है वो पैसे देके खामोशी से बैठ जाता है, क्योंकि उसे काम चलाना आता होता तो खुद ना कर लेता। भाई एक शख्स के पास
25 करोड़ पड़ा हुआ है। उसने एक बड़े ही ब्रांडेड किस्म के डॉक्टर से कहा कि यार एक काम करते हैं, हॉस्पिटल शुरू करते हैं मिलके, तुम्हारे पास तजर्बा है, तुम्हें पता है हॉस्पिटल कैसे चलाना है, डॉक्टर्स को कैसे लेके आना है, स्टाफ कैसे अपॉइंट करना है, निजाम कैसे चलाना है, मेरे पास पैसा है, तुमने मुझे नहीं छेड़ना, मैंने तुम्हें नहीं छेड़ना, मैं तुम्हें 25 करोड़ दे दूंगा, अगर नुकसान हुआ तुमने भुगतना है। प्रॉफिट के 50-50% के पार्टनर। नुकसान क्यों तुमने भुगतना है? क्योंकि मैंने तो पैसे दे दिए, अब तुमने सर्विसेज में कोताही की होगी तो नुकसान हुआ होगा। तो दोनों ने अगर आपस में ही मिलकर तय कर लिया तो दुनिया को वो बंदा काम करता नजर नहीं आ रहा होगा जो इन्वेस्टर है। ज्यादा से ज्यादा ये है कि वो डॉक्टर से को पूछेगा, हाँ जी आप ये हॉस्पिटल किसका, वो कहेगा जी 2 बंदे हैं, एक जो इसके सीईओ साहब हैं वो जो है मसरूफ होते हैं, वो कभी कभी आते हैं कुछ इवेंट पे फीते शीते काटने के लिए, इस तरह से करके। तो वो बंदा जो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहा वो साइलेंट पार्टनर हो जाता है, और जो डे टू डे अफेयर्स में फुली इन्वॉल्व है और सबको नजर आ रहा है वो एक्चुअल, एक्टिव या ऑस्टेंसिबल पार्टनर होता है, जो दिख रहा है, जो असल में है, जो एक्टिव है। फिर साइलेंट पार्टनर की एक एक्सट्रीम किस्म होती है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर के केस में ये होता है कि वो पार्टनर एक तो मैनेजमेंट में तो हिस्सा नहीं ले रहा होता, इंटरेस्टिंगली वो दुनिया को नजर भी नहीं आता। यानी अगर लोगों को पता हो कि हॉस्पिटल है ही इस डॉक्टर का, जबकि उसका एक और पार्टनर भी हो जिसने दुनिया के सामने ना रखा हो, उसने खुफिया पार्टनर, वो पार्टनर है लेकिन दुनिया के सामने नहीं आता और ना दुनिया को नोन है, तो ये बन जाएगा स्लीपिंग। वो जो साइलेंट वाला था वो दुनिया को पता था उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, लेकिन जो स्लीपिंग है उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं। तो फिर किताब धक्के से किस्म निकालते हुए उसने एक और किस्म भी निकाली, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो कुछ ऐसे पार्टनर्स होंगे जो सिर्फ प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे, लॉस के हिस्सेदार नहीं होंगे। बातें समझ आ रही हैं? पहले ये 3-4 की इंग्लिश देख लेते हैं, फिर बाद में 1-2 और जो रह गए उनको डिस्कस करके चैप्टर की क्लोजिंग की तरफ आते हैं। एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर, जिसको मैंने एक्टिव पार्टनर बोला। पार्टनर जो एक्टिवली एंगेज है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में, ये पार्टनर एजेंट होता है बाकी तमाम पार्टनर्स का फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस। कैन बाइंड हिमसेल्फ एंड अदर फॉर एक्ट डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो ये काम करेगा उसमें ये बाकी सबको अपनी वजह से बाउंड कर देगा, ये काम करता और सब बाउंड हो जाते हैं। एक्टिव पार्टनर क्लियर है? तो स्लीपिंग या डोर्मेंट पार्टनर नॉट नोन एज सच एज पार्टनर टू थर्ड पार्टी डीलिंग विद द फर्म। जो थर्ड पार्टी डील कर रही है उनको नहीं पता इसके बारे में। मे और मे नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हिस्सा ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, लेकिन अगर हिस्सा लेगा तो दुनिया को नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है जब ये पार्टनरशिप में बंद कमरों में बैठ के फैसले होंगे तो ये बीच में आएगा, लेकिन दुनिया के सामने डिस्क्लोज नहीं होगा। ही लाइक अदर पार्टनर इन्वेस्ट कैपिटल इन शेयर्स। बाकियों की तरफ कैपिटल भी लगाता है, प्रॉफिट में भी हिस्सेदार होता है, इक्वली लाइबल भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो नजर नहीं आ रहा तो वो लाइबल नहीं है। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी तो बहरहाल सबकी है। इसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है अगर ये रिटायर हो रहा हो। अगर ये छोड़ के जा रहा हो तो इसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसको बताए, लोगों को तो पता ही नहीं था इसके बारे में। और जब छोड़ के जाएगा तो जाहिर है उसके बाद जो भी काम होगा ये उसकी लायबल नहीं होगा। साइलेंट पार्टनर, दोज हु बाय एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर हैव नो वॉइस इन मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट में किसी किस्म की आवाज नहीं रखते, मैनेजमेंट में कोई किरदार अदा नहीं करते। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड आर फुली लायबल फॉर द, सब कुछ उसी तरह से है लेकिन बस ये मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। देन पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर में एग्री कि एक पार्टनर सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा और लॉस नहीं लेगा, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए वो जिम्मेदार तो है। भाई उसने जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी तो है, उसने कहा था मैं लॉस का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। थर्ड पर्सन ने देखा ये चारों जॉइंट एंड सेवरल लॉस को इससे पकड़ के 100% लॉस रिकवर कर लिया। अब थर्ड पर्सन को देने के लिए तो लायबल है, बाद में अपने वालों से कहेगा कि तुम लोग सारे अब पैसे मुझे दो, तुम लोगों की वजह से मैंने पैसे दे दिए। तो ये बेसिकली इस तरह से चल रहा होता है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। यहां तक बात समझ आती है? अब 2 और तरह के पार्टनर, सब पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। सब पार्टनर, एक पार्टनर ने अपने पार्टनरशिप के अंदर खुद ही से एक और बंदे को अपना लोकल पार्टनर बना दिया। दोबारा सुन लें, एक बंदे ने पार्टनरशिप में अपने अंदर एक और बंदे को अपने साथ खुद ही से पार्टनर बना दिया। 2 पार्टनर थे, एक के जिम्मे था वो पैसा लेके आए और दूसरे के जिम्मे थे उसने काम करने थे बहुत सारे। जिसने काम करने थे बहुत सारे उसने क्या किया, खामोशी से एक और बंदे को बीच में मिलाया, उसको कहा मेरे हिस्से के आधे काम तुम कर दिया करो और मैं तुम्हें प्रॉफिट का 15% दे दिया करूंगा। और बड़ा सियाना है, उसे 50% मिलता था,
उसमें से 15% उसे दिया और आधा काम उसे करवा लिया। अब ए और बी दो पार्टनर है, लेकिन बी ने अपने साथ एक और छोटा पार्टनर ऐड कर लिया अपने तौर पे। अब इंटरेस्टिंगली ए को उसके बारे में नहीं पता। वो जो बी के साथ सब पार्टनर ऐड हुआ है, उसकी किसी हरकत पे पार्टनरशिप लायबल नहीं है, और ना ही कोई उससे पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ये दो बंदों की पार्टनरशिप है। अब ये दो बंदे अपने तौर पे क्या कर रहे हो सकता है ये बाद में पता लगे इसने भी पैसे किसी और से मांग के लगाए थे, और कुछ शेयर ये लेता है और कुछ अपने तौर पे अपने उस छोटे से पार्टनर को देता है। तो सब पार्टनर का मतलब है कि एक पार्टनर का अनअनाउंस्ड एक और पार्टनर, वो पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं है, वो पार्टनर का पार्टनर है। ये बात समझ आ रही है? तो ऐसे में when a partner agree to share his profit derived from firm with a stranger, stranger इसलिए कह रहे हैं कि फर्म वालों के लिए तो अजनबी है वो। सब पार्टनर इज नॉट कनेक्टेड विद फर्म एंड कैन नॉट कॉल हिमसेल्फ अ पार्टनर। कोई राइट नहीं है अगेंस्ट द फर्म और ना ही फर्म के एक्शंस के लिए वो लायबल होगा। तो अगर एक बंदे ने अपना हिस्सा थोड़ा सा अपने तौर पे अपने साथ एक और छोटा पार्टनर ऐड कर लिया और उसके साथ खुद ही लोकल डीलिंग कर ली, तो फर्म को इससे कोई मसला नहीं है। फर्म को अगर काम हुआ मिल रहा है या फर्म को पैसे मिल रहे हैं तो वो बंदा खुद कर रहा है या वो अपने 4 दोस्तों के साथ मिलके कर रहा है, ये किसी का कोई मामला नहीं है। एग्रीमेंट के मुताबिक दो पार्टनर है ए और बी। तो सब पार्टनर असल में पार्टनर नहीं होता, तो ना ही वो फर्म की वजह से लायबल होगा और ना फर्म उसकी वजह से लायबल होगी। वो कुछ गलत करेगा तो उसका अपना रेलेवेंट पार्टनर भुगतेगा, वो धोखा देगा तो अपने रेलेवेंट पार्टनर को देगा, पार्टनरशिप महफूज रहेगी। क्या सब पार्टनर का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? फिर फाइनली नॉमिनल पार्टनर, थोड़ा सा पार्टनर, एक ऐसा अजीब सा आदमी जो ना कैपिटल देता है, ना प्रॉफिट कमाने में शेयर करता है, ना एफर्ट्स करता है, ना बाकियों की तरह जद्दोजहद करता है, ना अक्सर इंतजामिया में इन्वॉल्व होता है, अपना नाम दे देता है। बाकी तमाम पार्टनर्स की तरह सब कुछ उसी तरह से है जैसे ये पार्टनर है, लायबल भी है, सारा कुछ है, लेकिन ये इस पार्टनर ने क्या किया है, अपना सिर्फ नाम दिया है और इसके अलावा ये कुछ नहीं करता। समटाइम आपका नाम अहम होता है, समटाइम आपके नाम के साथ कनेक्टेड कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से बिजनेस आता है। अक्सर जो सेलिब्रिटीज हैं वो बन जाते हैं एम्बेसडर्स। एक कंपनी उन्हें आके कहती है कि हमने काम शुरू करना है, हम बड़ा अच्छा काम करेंगे, आप एक काम करें, आप हमारे पार्टनर बन जाए। वो कहते नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं देने को, ना नहीं पैसे मत दें, सिर्फ नाम दे। हम दुनिया को बताएंगे आप हमारे पार्टनर हैं और आप दुनिया को बताएंगे कि आपका बिजनेस है, तो लोग उस बिजनेस पे ट्रस्ट करेंगे, आप जगह जगह इसका जिक्र करेंगे और लोग हमारे पास आपके नाम की वजह से आएंगे। और चूंकि आपने अपना नाम हमें दिया है और हमें इजाजत दी है कि हम आपके नाम को अपने नाम के साथ मुंसलिक करें, हम आपको 5% ऑफ द प्रॉफिट या 3% ऑफ द प्रॉफिट या 2% ऑफ द प्रॉफिट दे दिया करेंगे। इसकी बहुत टिपिकल और बहुत पाकिस्तान में वाइडली यूज होने वाली एग्जांपल है फार्मेसी का बिजनेस। गवर्नमेंट का कानून है कि फार्मेसी का बिजनेस ओपन करने के लिए यू हैव टू बी अ फार्मासिस्ट, आपने फार्मेसी की तालीम ली हुई हो। तो बिजनेस शुरू करता है सेठ, उसके पास पैसा होता है। पैसा इसलिए होता है कि जिस वक्त सारे उसके दोस्त तालीम में मसरूफ थे, वो ये सोचने मसरूफ था कि पैसा कैसे जोड़ना है। तो बचपन में दो टकरे मार के बचपन से कारोबारी दिमाग का था, तो आज उसके पास तालीम नहीं है, पैसा है। और जो फार्मासिस्ट है वो पढ़ाई कर रहा था, उसके पास तालीम है, लेकिन वो जो पैसा कमाने वाला टाइम था वो उसने तालीम पे लगा दिया। अब तालीम के बाद पैसा कमाएगा, तो एक के पास पैसा है, एक के पास तालीम है। प्रॉब्लम ये है कि पैसे से बिजनेस चलेगा, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उस तालीम वाले बंदे से बिजनेस चलेगा। तो इन दोनों के दरमियान एक बड़ा प्यारा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि सेठ जो है ना इस फार्मासिस्ट से आके कहेगा, हाँ भाई डिग्री तुम्हारे पास है, क्या दिया इस डिग्री ने तुम्हें? वो कहेगा बस महरूमियां, परेशानियां, कहीं नौकरी कर रहे हो, उसने कहा जी मैं ढूंढ रहा हूँ, सीवीयां जमा करा रहा हूँ जगह जगह। उसने कहा चलो एक काम करते हैं, तुम अगर मैं ऐसा तरीका बताऊं जिसमें तुम मेहनत भी ना करो कुछ, और तुम्हें एक अच्छे तगड़े प्रॉफिट का 2% प्रॉफिट भी आना शुरू हो जाए। उसने कहा जी किबला बताएं क्या तरीका है? उसने कहा सिंपल सी बात है, तुम्हारे नाम पे हम लाइसेंस ले लेते हैं, तुम्हारे नाम की तख्ती लगा देंगे अपने बिजनेस के अंदर कि ये फार्मासिस्ट ने ये शुरू की है फार्मेसी, तो तुम्हारी डिग्री का तुम्हें फायदा हो ना हो, हमें हो सकता है। और चूंकि सिर्फ तुम्हारा नाम हम यूज कर रहे हैं तो तुम्हें प्रॉफिट का भी थोड़ा सा परसेंटेज देंगे। तो उसने कहा दो कम नहीं, उसने कहा तुम कर क्या रहे हो?
ये भी तो सोचो ना। और चलो ठीक है, नहीं करना, जाओ रखो अपनी डिग्री को सामने और रोते रहो। तो वो उसे एहसास हुआ कि ये तो घाटे का सौदा नहीं है। उसने कहा चलें ठीक है, मैं 2% का हिस्सेदार। मैंने करना क्या होगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं करना होगा। याद है, नॉट टू डू समथिंग। समटाइम ऑफर क्या होती है? तुम कुछ नहीं करोगे। तो तुम सिर्फ नाम दोगे, तुम काम नहीं करोगे, तुम खराब कर दोगे बिजनेस अगर आ गए। हमें तालीम याफ्ता इंसान नहीं चाहिए, हमें उसकी डिग्री चाहिए। तो उसकी डिग्री तख्ती पे लगा देंगे और अब वो दुकान रजिस्टर हो जाएगी। गवर्नमेंट का कानून पूरा हो गया। 2 पार्टनर्स हैं और उन 2 पार्टनर में से एक के नाम पे दुकान है और उस पार्टनर को उसका खतीर रकम साथ साथ मिल जाती है, 2% ऑफ प्रॉफिट। तो ये नॉमिनल पार्टनर है, कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करा, प्रॉफिट कमाने में कोई शेयर नहीं है इसका। प्रॉफिट के अंदर जो जो एक्टिविटीज है उसमें वो नहीं है, सिर्फ ये क्या कर रहा है? अपना नाम दे रहा है। लेकिन चूंकि ये पार्टनर है दुनिया की नजर में, तो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी तो है। कल को उस फार्मेसी ने कुछ गलत किया और उनके ऊपर 2 करोड़ का मुकदमा हो गया और सेठ भाग गया, तो ये तख्ती वाले भाई को पकड़ लेंगे वो। चूंकि ये पार्टनर था, जॉइंट एंड सेवरल है, 2 करोड़ इससे रिकवर कर लेंगे। लेकिन इसके बाद ये हक रखता है कि 98% ये रिकवर करे उस सेठ से, अगर वो इसे मिल गया। जो इतना सियाना आदमी है वो मिलेगा इसे। तो नॉमिनल पार्टनर समझ आया? इसे कहते हैं थोड़ा सा पार्टनर, नॉमिनल सा पार्टनर। नॉमिनल कहते हैं एक नॉर्मल सी चीज को, ऑर्डिनरी। तो ये नॉमिनल सा पार्टनर है। डन। एक आखिरी तरह का पार्टनर इन्होंने बताया, लेकिन हरगिज़ हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। याद है हमने एस्टॉपल का जिक्र इससे पहले एजेंसी में भी किया था। तो चैप्टर 13 में इसके ऊपर भी एक यूनिट है, तो वहां जाके इसको तसल्ली से पढ़ेंगे। तो जो चीज हमने नहीं पढ़ी वो यहाँ पार्टनर बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट। फिर वो जो लिस्ट थी उसमें 2 चीजें हमने नहीं पढ़ी, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट और माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट। ये सारी चीजें हम चैप्टर 13 पे फेंकते जा रहे हैं। तो फिर हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। क्या कॉन्सेप्ट समझ आए पार्टनरशिप के? फिर आईकेएफ को लगा कि जब मजाक चल ही रहा है तो एक चैप्टर बना देते हैं पूरा शुगल शुगल में, पार्टनर्स के आपस के राइट्स। एक जमाना होता था जब ये तीनों चैप्टर कंबाइंड होते थे और कंबाइंड होके इसमें कुछ और टॉपिक्स भी ऐड होते थे। उस वक्त किताब में 27 चैप्टर्स होते थे, उसमें से एक चैप्टर पार्टनरशिप होता था, जिसके अंदर ये तीनों प्लस कुछ और चीजें भी ऐड होती थी। पुराना कंबाइंड बिजनेस लॉ एक बड़ा भयानक पेपर होता था। इंश्योरेंस का लॉ भी होता था उसमें, कंटिजेंसी से रिलेटेड भी लॉज होते थे, गारंटी भी होती थी, बेलमेंट वगैरह की बातें भी होती थी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत बड़े पैमाने पे था। तो आईकेएफ को एहसास हुआ वो पेपर लोगों के पास ही नहीं होता था। तो आईकेएफ ने कई साल तजर्बे करके उन्हें एहसास हो गया कि ये पेपर बहुत ज्यादा जालिम हो गया, तो दे डिसाइडेड कि हम इसे तोड़ते हैं। जब तोड़ने लगे तो उस टाइम पे पता नहीं वो सिलेबस आउटलाइन डेवलप करना कुछ बहुत ही खुदातस लोगों के हाथ में आ गया कि उन्होंने ना सिर्फ उसे तोड़ा बल्कि फोड़ा भी। ये उसको जब अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया तो वो जो दोनों थे वो मिल के भी उस कंबाइंड के बराबर नहीं थे। जो अकेला लोग पेपर देते थे, ये दोनों मिलके उसके 60-70% तक पहुंचते थे। अब इंटरेस्टिंगली ये दोबारा से जोड़ने लगे। खुशी की बात यह है कि अब इन्हें लगता है कि ये 100 नंबर का एक तगड़ा पेपर है, ये भूल गए हैं कि पहले क्या होता था। तब इसे जोड़ते हुए इसमें से फिर कुछ कुछ चीजें माइनस कर देंगे। तो इस वक्त लकीली ये एक बड़ा छोटा सा पेपर सेट हो गया है। आखिरी गोल्डन चांस छोटे पेपर को आसानी से निकालने का यही है। क्योंकि जब जुड़ेगा तो तकलीफ बढ़ जाएगी, इसमें फिर कमती लॉ भी ऐड हो जाएगा और ऑब्वियसली फिर वो एक थोड़ा सा उसका मिजाज जरा ज्यादा भारी बन जाएगा। तो इस वक्त ये बी लॉ सी लॉ के साथ अच्छा खासा मजाक हो चुका है। तो अच्छा है कि इस मजाक में इसे निकाल लें, ताकि अब अगर आपका हाफ पोर्शन भी कवर हो जाए उस बड़े पेपर में से, तो भी कम से कम आप एट ईज हो। तो उस टाइम पे जब ये एक चैप्टर का थोड़ा सा पोर्शन होता था, तो ये जो ये वाला टॉपिक आता था तो ये 15-20 मिनट का टॉपिक होता था। इसमें 15-20 मिनट बच्चों से डिस्कशन होती थी। यहाँ पे आपका क्या ख्याल है, पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, वो हल्की हल्की सी बातें बताते थे, किताब में देखते थे वो सारी बातें लिखी होती थी। अब आईकेएफ ने जब चैप्टर बनाना था तो इसको खींच के एक एक लाइन को हेडिंग में कन्वर्ट करके उसके अंदर बातें लिख के खींच तान के रिपीट कर करके चैप्टर बना दिया। तो ये चैप्टर को बहुत भयानक चैप्टर नहीं है, इवन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इससे ज्यादा बातें हैं जो दिखने में एक सफे का है। तो इसमें जनरल सेंस, कॉमन सेंस वाली बातें बार बार रिपीट की हैं इन्होंने। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि पार्टनर्स के आपस के क्या राइट्स हैं।
मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स जब भी आपस में पार्टनरशिप करेंगे तो वो अपने एग्रीमेंट में कुछ चीजें तय कर लेंगे। अगर कुछ एग्रीमेंट में तय ना होगा तो फिर क्या होगा? पार्टनरशिप का लॉ देखेंगे वो कॉमन रूल्स क्या बताता है। तो एक काम करता हूं, मैं वो कॉमन रूल्स में से मोटे मोटे से चंद रूल्स आपको बता देता हूं ताकि फिर पढ़ते हुए हमारे जहन में हो कि अगर कुछ राइट तय हुए तो वो राइट होंगे, कुछ नहीं तय हुआ तो ये राइट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा कॉमन रूल है उनका कि इक्वल शेयर होल्डिंग होगी। ये याद रखना है, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा इक्वल होगी। इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट शेयर होल्डिंग क्या होगी इनकी? इक्वल होगी। प्रॉफिट का शेयर इज इक्वल टू लॉस का शेयर। जो परसेंटेज प्रॉफिट की तय हुई है, अगर लॉस नहीं डिफाइन किया तो जो प्रॉफिट का शेयर वही लॉस का शेयर। कॉमन रूल इज नो सैलरी। वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर अपना काम करने का मुआवजा नहीं लेगा, पार्टनरशिप में उसका प्रॉफिट का हिस्सा है वो काफी है। लेकिन अगर तय कर लेंगे तो सैलरी मिलेगी और तय ना किया तो सैलरी। तो ये वो रूल्स हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग जो कि पार्टनर्स के बीच में हुई हो। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पैसे वाला पार्टनर है वो अपने पैसे पे इंटरेस्ट नहीं लेगा और जो सर्विसेज वाला पार्टनर वो अपनी सर्विसेज की सैलरी नहीं लेगा। वो सर्विसेज की मद में प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है और वो कैपिटल की मद में प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है। तो कुछ नहीं तय हुआ तो कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं। इसका मतलब है कि अगर तय कर लें तो फिर देना भी पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर। अगर एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप को उधार दिया मुश्किल वक्त के लिए और उधार लेते वक्त कुछ नहीं तय हुआ कि इसे उधार के ऊपर क्या कोई इंटरेस्ट वगैरह होगा, तो एक 6% का इंटरेस्ट रेट उन्होंने डिफाइन किया हुआ कि वो होगा। लेकिन उधार देते हुए तय कर लिया कि 1% होगा या 12% होगा, तो जो तय किया वो होगा। ये सारे रूल्स तब हैं जब एग्रीमेंट खामोश हो। तो एडवांसेस के ऊपर जो कॉमन इंटरेस्ट रेट है वो 6% है। फिर नो कंपीटिंग बिजनेस। कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में रहते हुए वो कारोबार नहीं करेगा जो इसके कारोबार से क्लैश करता होगा। नो कंपीटिंग। इसका मतलब है अगर लिख लिया जाए, अलाउ कर दें लिख के, तो कंपीटिंग बिजनेस हो सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट खामोश है तो कॉमन रूल है कि जो बंदा जो बिजनेस कर रहा है उसी बिजनेस का कंपटीशन वाला बिजनेस अपना नहीं शुरू कर लेगा। कैन डू एनी अदर बिजनेस। कोई भी और बिजनेस, कॉमन रूल। अब ये किताब में नहीं लिखी हुई बातें हैं लेकिन ये इंप्लाइड है। हम जो आगे बातें कर रहे होंगे इसमें बैक एंड पे पीछे छुपी हुई हैं ये सारी बातें। कैन डू एनी अदर बिजनेस। 4 पार्टनर्स हैं, उन्होंने पार्टनरशिप शुरू की और उसमें कोई रुकावट नहीं डाली, तो कोई भी पार्टनर कोई भी बिजनेस करना चाहे कर सकता है। एक पार्टनर इस पार्टनरशिप के साथ 3 और काम कर रहा है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर एग्रीमेंट ने मना कर दिया तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। फिर एसेट फ्रॉम पार्टनरशिप एसेट्स इज पार्टनरशिप एसेट। कुछ लोग साथ साथ नहीं सुन सके, लिखा हुआ तो नहीं समझ आएगा ना इस वक्त, तो मैं जरा जल्दी में बस सिंबॉलिकली लिख रहा हूं। एसेट फ्रॉम पार्टनरशिप एसेट इज पार्टनरशिप एसेट। वाह क्या शाराना जुमला हो गया। एसेट नॉट फ्रॉम पार्टनरशिप एसेट इज नॉट पार्टनरशिप एसेट। एसेट फ्रॉम पार्टनरशिप एसेट इज पार्टनर। जो पार्टनरशिप के एसेट से एसेट आएगा वो पार्टनरशिप का एसेट होगा। पार्टनर के पास पार्टनरशिप का पैसा पड़ा हुआ है, उसने जाके एक एसी खरीदा और कुछ तय नहीं हुआ कि किसका एसी है, तो चूंकि पैसे पार्टनरशिप के थे तो वो पार्टनरशिप का एसेट है। और अगर एक बंदे ने अपने जाती पैसों से कुछ खरीदा और कुछ नहीं डिफाइन हुआ, तो चूंकि उसने जाती पैसों से खरीदा है तो कंसीडर होगा कि ये उसका एसेट है, अनलेस के कोई आपस में लिखत पढ़त हो जाए। एक बंदा पार्टनरशिप के एसेट, उसकी जेब में पार्टनरशिप के पैसे हैं, उसको एक एसी पसंद आया, उसने खरीद लिया और अपने फर्म वालों को बता दिया कि मैंने इन पैसों से खरीदा है लेकिन ये मेरा है, मैं पैसे लौटा दूंगा, तो वो पार्टनरशिप का एसेट नहीं होगा। तो कॉमन रूल है कि जो पार्टनरशिप के पैसों से चीज आएगी वो पार्टनरशिप की ही होगी। बातें कुछ कुछ समझ आ रही हैं?
अब पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, पार्टनर्स के राइट्स क्या होने चाहिए। पार्टनर्स एक दूसरे से अदब एहतराम का रिश्ता रखते हैं, एक दूसरे को धोखा नहीं देते, एक दूसरे के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करते हैं, कोई चालबाजी नहीं करेंगे, और अगर किसी ने चालबाजी की और पकड़ा गया तो फिर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फ्रॉड नहीं करेंगे, लेकिन अगर फ्रॉड करेंगे तो कंपनसेट करेंगे। बाकियों के पार्टनर्स की गलती पे बाहर की दुनिया को लायबल होंगे, लेकिन उनको लायबल होने के बाद जब वापस आएंगे तो उनसे रिकवर करेंगे, बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे, धोखा नहीं देंगे पार्टनरशिप को, प्रॉपर अकाउंट्स एक दूसरे के सामने रखेंगे। हर पार्टनर का राइट है कि उससे हर मामले में मुशावरत की जाए, उसकी बगैर मर्जी की किसी नया पार्टनर हम ऐड नहीं कर सकते। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जब भी कोई चेंज करना होगा सबको मिलकर चेंज करना होगा, और आइडियली जितना खूबसूरत डिटेल पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा वो सबसे बेस्ट है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन डिटेल नहीं होगा तो फिर आपको उन कॉमन रूल्स की तरफ जाना पड़ेगा और फिर फड्डे होंगे। तो किताब से अब जनरली पूछते हैं, अब इंग्लिश देखते चले जाते हैं। ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, ये जनरल ड्यूटीज हैं। पार्टनर्स की ड्यूटीज, राइट्स, लायबिलिटीज वगैरह में जनरल ड्यूटीज क्या है। एक आइडियल पार्टनरशिप वो है जहां म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। हर पार्टनर ऑब्जर्व करेगा एटमोस्ट गुड फेथ एंड फेयरनेस टुवर्ड्स अदर पार्टनर। बिल्कुल बहुत ही जेनेरिक किताबी बातें हैं कि बस आप पढ़ते जाएं, याद शाद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक वन रीडिंग देनी काफी है। ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स टू को पार्टनर, हर पार्टनर जो है ना वो शुड बी रेडी कि एक्सप्लेन करे कि क्या ट्रांजैक्शन है, और कोई भी पार्टनर कोई चीज छुपाए नहीं और कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमाने की कोशिश ना करे। हर बंदा दूसरे को ट्रू पिक्चर दिखाए। फिर हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो इंडेमनिफाई करे, यानी कंपनसेट करे दूसरे को जो उसने गलत हरकत की है, उसके फ्रॉड की वजह से जो नुकसान हुआ है सबको कंपनसेट करे। ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म, फर्म के वसीतर मफाद में काम करे, फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे सारे पार्टनर्स को। ये जनरल ड्यूटीज हैं, तय करें या ना करें ये उसने करना ही करना है। देन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी कुछ बातें प्लस माइनस की जा सकती हैं, अदर देन वो जो कंपल्सरी ड्यूटी हमने पीछे पढ़ी। म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज जो है मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है। अगेन 3 बंदे उठे, उन्होंने मिलजुल के काम करना शुरू कर दिया, फिर प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को सामने मेज पे रखा और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके तीनों ने उठाया और अपने अपने चलते बने। तो कुछ नहीं तय किया, लेकिन इन्होंने चूंकि मिलजुल के काम किया, फिर प्रॉफिट को इन्होंने बराबर रेशियो में तकसीम किया और सारे उस पर राजी रहे। तो समहाउ कहीं ना कहीं इम्प्लाइड है कि इन्होंने मान लिया है कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस का प्रॉफिट हम आपस में इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे। तो एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और एम्प्लॉयड भी। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है अगर सारे पार्टनर्स मान जाए। फिर एक्सेप्शन टू द रूल, एक रूल होता है कि एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, किसी को कोई कारोबार करने से रोकना मना होता है, वॉइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट में एक है। लेकिन कह रहे हैं उसकी एक्सेप्शन के तौर पे पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कैन प्रोवाइड दिस कि एक पार्टनर कोई बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा अदर देन जो कि फर्म का है, जब तक वो पार्टनर है। यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहे तो पाबंदी लगा दे कि तुम कोई और कारोबार नहीं करोगे सिवाय हमारे, लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट खामोश है तो जनरल रूल हमने पढ़ा, कैन डू एनी बिजनेस। डन। पार्टनर्स की चेंज के बाद आपस में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र नहीं हुआ। पार्टनर्स एक दूसरे के साथ उनका एक राइट चल रहा है। 4 पार्टनर थे, 25-25% के हिस्सेदार थे। कंपनी एसी बेचने का काम करती थी, मतलब पार्टनरशिप एसी बेचने का काम करती थी। इस पार्टनरशिप ने कुर्सियां बेचने का काम शुरू किया। कुर्सियों बेचने का जब काम शुरू किया तो इनमें से एक पार्टनर को कुर्सियों के बारे में काफी ज्यादा पता था, उसने काफी हेल्प की, बिजनेस बड़े अच्छे तरीके से आगे चला। जब प्रॉफिट की तकसीम का मामला आया तो उस पार्टनर ने ये रोला डाल दिया, उसने कहा जी जो एसी वाला बिजनेस है उसमें हम 25-25% के पार्टनर है, लेकिन जो कुर्सी वाला बिजनेस है उसमें 50% मुझे दो और बाकी 50 तुम लोग शेयर करो। तो ऐसा नहीं होगा अनलेस कि इन्होंने आपस में तय किया हो। तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई समझो तो सही, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। पहले मामला कुछ और थे, पहले हम सिर्फ एसी का करते थे, अब हमने कुर्सियों का भी करना शुरू कर दिया है। तो अब इस चेंज के बाद इस चीज को एक्नॉलेज करो कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा जो एक्नॉलेज करेंगे मिलके लिख के करेंगे, लेकिन कॉमन रूल सुन लो। चैप्टर 12 उस दिन तुमने क्रैश कोर्स में मिस किया था। चैप्टर 12 ये कहता है कि जो भी पार्टनर्स हैं वो आपस में जो राइट्स रखते हैं चेंज इन बिजनेस या चेंज इन फर्म से पहले, वही ऑटोमेटिकली बाद में भी रखेंगे। एक पार्टनरशिप चल रही थी एट विल, वो अचानक से पर्टिकुलर बन गई, तो भी पार्टनर्स के जो राइट पहले थे
वो बाद में। एक पार्टनरशिप एक बिजनेस कर रही थी, उसने 2 और बिजनेस शुरू कर दिए, तो जो एक बिजनेस में राइट से वही बाकी बिजनेस में है। एक पार्टनरशिप 4 बंदों से चल रही थी, 5 आ गया, 5वां आ गया। अब जो आपस के राइट से, आपस के राइट, एक तो टोटल नजर आ रहा है 25-25% के 4 पार्टनर है, लेकिन आपस के राइट्स हैं ये एक दूसरे के बराबर पार्टनर है। तो जब भी एक नया बंदा आएगा तो इनके आपस के राइट्स चेंज नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल वो नया बंदा आता है तो ये सब 20-20% के पार्टनर बन जाएंगे, तो सबकी परसेंटेज एक जैसी कम होगी। तो आफ्टर चेंज इन फर्म एंड बिफोर चेंज इन फर्म, जो राइट्स थे वो आपस में चेंज नहीं होंगे अनलेस कि आपने कागज पर खुद से तय किया हो। तो वो ये कह रहे हैं कि जब भी subject to contract between partner, the mutual rights and duties of partner remain the same as they were immediately before the change in following situation। पहली सिचुएशन, अब तो इसे सिचुएशन पढ़ना होता है, अब अंग्रेजों के भी तो मसले हैं ना, बचपन से टी साइलेंट कर रहे थे और अब टी पढ़ना पड़ रहा है। चले, तो अब ये सिचुएशन है। A change in constitution of firm, फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन बदल गई, नया पार्टनर आ गया, पुराना चला गया। तो इस सूरत में भी नया आ जाए या पुराना आ जाए तो जो राइट पहले थे वही बात में। फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फिक्स टर्म कंटिन्यूज टू कैरी ऑन बिजनेस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, एक फिक्स टर्म के लिए बने थे, अब उसके बाद भी चलते जा रहे हैं, तो क्या राइट्स बदल जाएंगे? वही सेम रहेंगे। एक फर्म एक बिजनेस या कुछ और बिजनेस करने के लिए बनी थी और उसने कुछ इजाफी बिजनेस शुरू कर लिए, तो भी जो राइट्स पहले थे वही राइट्स बाद में। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? देन रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, फिर जेनेरिक बातें दोबारा शुरू कर दी। हर पार्टनर का राइट है कि वो इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस हिस्सा ले सकता है। हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो अपना ड्यूटीज ध्यान से करे। हर पार्टनर का ये राइट है कि उससे मशवरा लिया जाए, जब जब भी कोई भी मामला हो लोग उससे पूछें, और कोई भी एग्रीमेंट में चेंज आए या बिजनेस में चेंज आए तो बगैर उसकी रजामंदी के ना आए। हर बंदे का राइट है कि उसको बुक्स ऑफ द फर्म की एक्सेस हो, जो रिकॉर्ड देखना चाहे वो रिकॉर्ड देख सकता है। देन रेमुनरेशन का राइट है या नहीं है? पार्टनर का नॉर्मली राइट नहीं है, लेकिन सम टाइम आप एग्रीमेंट करके कर सकते हैं ऐसा। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, नॉर्मली हर पार्टनर का राइट है कि वो प्रॉफिट बराबर शेयर करे अनलेस कुछ और तय हुआ है। और एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट में इंप्लाई एन एग्रीमेंट टू शेयर, जो आपका प्रॉफिट का रेशियो है वही समझी जाएगी लॉस की रेशियो, अनलेस सम आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम शेयरिंग ऑफ। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तब अलाउ होगा जब एग्रीमेंट में होगा और ये प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा। अगर एक फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। डन। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर एक बंदे ने कोई एडवांस दिया, कोई पैसे वगैरह फर्म को दिए और कुछ नहीं तय हुआ तो 6% के हिसाब से। राइट टू इंडेमनिटी, हर पार्टनर का राइट है कि अगर वो उसने किसी वजह से कोई पैसे दे दिए हैं सबके बिहाफ पे तो उसको इंडेमनिटी कंपनसेशन प्रोवाइड करें और बाकी वो काम हो जाए। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट, ये जो जान के गलती करेगा, कोताही करेगा, इसकी क्या जिम्मे है? बाकियों को कंपनसेट करे। तो ये जेनेरिक सी बात है, सीधी सीधी सी बात है, लेकिन चूंकि आईकेएप की किताब बताती चली गई है तो हमने भी उसको पे लिख दिया और डिस्कस करते जा रहे हैं। पर्सनल प्रॉफिट अगर कोई पार्टनर अर्न कर ले, अगर कोई पार्टनर बीच में पार्टनरशिप के एसेट्स को, प्रॉपर्टी को, रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपना खुफिया प्रॉफिट कमा ले तो फिर उसे फर्म को वापस करना होगा, जिसमें एक टिपिकल एग्जांपल होती है प्रॉपर्टी डीलर्स की, कि प्रॉपर्टी डीलर 2-3 पार्टनर है, वो एक जगह बैठते हैं, जो क्लाइंट आता है उसको इनमें से कोई एक जाके जमीन वगैरह दिखाता है, डील होती है और कमीशन जो आता है वो पूरी फर्म शेयर करती है। अब बाकी सब चले गए, एक पार्टनर को काम करते करते थोड़ी सी देर हो गई, वो निकलने वाला था कि ग्राहक आ गया, उसने कहा जी कोई जगह दिखाएं, इसने जगह दिखाई, उसने कही जगह तो बड़ी अच्छी है, मेरी डील फाइनल कर दे। रात में जनाब ओनर्स के साथ मीटिंग हुई, उसी वक्त पेमेंट हुई और उसी वक्त कमीशन आया। फिर इसने सोचा कि मेरे बाकी पार्टनर्स को तो पता ही नहीं है, वो तो चले गए थे घर, तो वो सोच रहे होंगे मैं दुकान बंद करके चला गया, या अगर मुझे किसी के साथ निकलते हुए कैमरे पे देख भी लेंगे तो इस चीज की क्या सबूत क्या है कि मैंने डील डन करा दी। अब उसके दिल में नीयत खराब हो जाएगी। अब वो अगर पैसे अपनी जेब में रखेगा तो उसको कहेंगे सीक्रेट प्रॉफिट या पर्सनल प्रॉफिट। उसने पार्टनरशिप के नाम पे, उसकी दुकान के नाम पे लोग आए, उसने वहां के एसेट्स को यूज किया, अपने कनेक्शंस को यूज किया, तो ये गद्दारी की है उसने पार्टनरशिप के साथ। तो इफ अ पार्टनर यूजेस पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नेम और बिजनेस कनेक्शंस टू मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट, तो इसे पर्सनल प्रॉफिट कहते हैं। अदर पार्टनर कैन क्लेम दोस प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप।
इसी तरह से अगर एक पार्टनर अचानक से कंपीटिंग बिजनेस शुरू कर दे, एक ऐसा बिजनेस शुरू कर दे जो अपनी पार्टनरशिप से क्लैश कर रहा है, तो फिर अगर उधर कोई उसने प्रॉफिट कमाया है तो इन पार्टनर्स का हक है कि प्रॉफिट इनको मिले। क्या ये सारी कहानी समझ आई? तो ये जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर किताब ने छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें की। अब किताब आपको बताना चाह रही है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी क्या होता है? जमीन, एसेट्स। पार्टनरशिप के एसेट्स किसे कहेंगे? आसान अल्फाज में देखिए, आप प्रॉब्लम पता है क्या है? चार इंसान हैं जो सामने नजर आ रहे हैं, ये चार इकट्ठे बैठे हो तो मैंने पार्टनरशिप कह देते हैं, और ये अलग अलग बैठे हो तो ये पार्टनर्स हैं, हम इनको पार्टनरशिप नहीं कहते। पार्टनरशिप कोई इंसान नहीं है, इन चार लोगों का एक ताल्लुक है। अब इन चार लोगों के अपने भी कुछ एसेट्स हैं और पार्टनरशिप भी कुछ एसेट्स हैं। एक बंदा आता है ऑफिस में काम करने के लिए, लैपटॉप बैग से निकालता है अपने। अब कंफ्यूजन होगी कि ये इसका लैपटॉप है या पार्टनरशिप का लैपटॉप है। तो अब एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये होने वाली है कि पार्टनरशिप चूंकि एक अलग से वजूद नहीं है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी का अपना नाम होता है, कंपनी के सारे असासे अपने नाम पे होते हैं, कंपनी के बैंक अकाउंट अपने नाम पे खुले हुए होते हैं, कंपनी खुद से टैक्स दे रही होती है, तो कंपनी एक अलग इंसान होती है और कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अलग इंसान होते हैं। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप कलेक्टिवली इन सबको कहते हैं। तो अगर पार्टनरशिप को एसेट खरीदेगी तो इंटरेस्टिंगली इनमें से किसी एक के या सबके कंबाइंड नेम पे खरीदेगी। कोई बैंक अकाउंट खुलवाएगी पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के नाम पे बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, इंसान के नाम पे खुलेगा। असासा इंसान के नाम पे होगा, बाकी मामलात इंसान के नाम पे होंगे। तो एक बहुत बड़ी खिचड़ी पकने वाली है कि कौन सा एसेट इंसान का है और कौन सा एसेट पार्टनरशिप का है। तो पार्टनरशिप के एसेट्स की उन्होंने चार निशानियां बताई। निशानी नंबर एक, वो एसेट्स जो शुरू में जब पार्टनरशिप बनाई गई थी तो सारे लोग जो पार्टनरशिप में लेके आए थे अपनी तरफ से, वो पार्टनरशिप के एसेट है। एक बंदे ने कहा था ये लैपटॉप मेरे पास घर पड़ा हुआ है, मैं वैसे ही बेचने वाला था 20,000 का, पार्टनरशिप को जरूरत है, ये मैं पार्टनरशिप में ले आता हूं। तो ये उसकी तरफ से 20,000 का कैपिटल कंट्रीब्यूट हो गया, और जब उसका कैपिटल में 20,000 लिखा गया तो ये लैपटॉप किसका हो गया? पार्टनरशिप का। किसी ने अपनी गाड़ी दे दी, किसी ने कुछ पैसे दे दिए, किसी ने कुछ जगह दे दी। तो जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई तो जो एसेट्स ब्रॉट इन द पार्टनरशिप हुए वो पार्टनरशिप का हिस्सा है। फिर उन एसेट्स ने जो कमाया, एक बंदे ने कहा ये मेरा 5 मरले का घर है और ये पार्टनरशिप के लिए कर देते हैं और हमें जगह तो चाहिए, तो चलो ये मेरा घर, मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो गया। ये घर था जी 1.5 करोड़ का, मेरी तरफ से 1.5 करोड़ की कंट्रीब्यूशन आ गई। अब ये घर हो गया पार्टनरशिप का, लेकिन नाम पे उसी बंदे के और कागज पे लिखा है कि नाम इसका है, लेकिन ये है किसका? उन्होंने क्या किया, एक फ्लोर पे काम शुरू किया और एक फ्लोर को किराए पे दे दिया 30,000 पे। अब जो 30,000 आए हैं ये किसके हैं? ये पार्टनरशिप के। तो वो जो घर पहला इनिशियली पार्टनरशिप के एसेट में आया वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। फिर उस घर ने जो जनरेट किया, तो इनिशियली जो एसेट इन हुए वो उन एसेट्स ने जो जो जनरेट किया वो। फिर पार्टनरशिप के पैसों से जो पार्टनरशिप की नियत से पार्टनरशिप के लिए जो खरीदे गए वो भी पार्टनरशिप के, और उन खरीदे हुए एसेट्स ने जो कमाया वो भी पार्टनरशिप का। और आखिरी एसेट गुडविल, वो जो कंबाइंड वर्थ जनरेट हुई है वो भी पार्टनरशिप का एसेट काउंट होगी। तो अगर किताब से पूछें तो ये कहते हैं कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी 4 चीजों को कहते हैं। ऑल प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म, फर्म का जो कॉमन स्टॉक था, कॉमन जो चीजें थी उसमें जो इनिशियली ब्रॉट इन हुई वो। ऑल राइट्स और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ओरिजिनली, वो जो प्रॉपर्टी ओरिजिनली आई थी, वो एसेट जो ओरिजिनली आए थे उसमें जो भी राइट या इंटरेस्ट, जो बेनिफिट जो कमाए वो भी पार्टनरशिप के। ऑल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय परचेज और अदरवाइज बाय और फॉर द फर्म, या फर्म ने बाय किए या पार्टनर ने फर्म के लिए बाय किए। ऑल राइट्स एंड इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी, तो जो फर्म के लिए एसेट खरीदे गए और उन एसेट्स पे जो ग्रोथ हुई वो सब भी। और देन गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो एक छोटा सा नोट आपको दे दिया, अनलेस एनी कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर, अनलेस किसके अलावा कुछ तय किया हुआ हो, एनी प्रॉपर्टी परचेज विद पार्टनरशिप मनी विदाउट अदर पार्टनर कंसेंट विल बी डीम्ड टू बी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। बात समझ आती है? अब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के बारे में वो ये कहते हैं कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी अप्लाई किस तरह से होगी, कौन यूज करेगा कौन यूज नहीं करेगा। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू यूज द एसेट्स ऑफ फर्म एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस।
ये बंदा आया, इसने दराज से लैपटॉप निकाला, लैपटॉप पे काम किया और लैपटॉप रख के चला जाए। ऐसा ना हो कि ये लैपटॉप घर लेके जाए और रात में फिल्में देखे इस पे। पार्टनरशिप के एसेट सोलली प्रॉपरली पार्टनरशिप के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। लेकिन अगर पार्टनर्स ने मिलकर तय किया हुआ है कि भाई ये तुम घर ले जाया करो, अपने पर्सनल काम भी इस पे कर लिया करो, और पार्टनरशिप के तो हो ही रहे हैं, तो पार्टनर्स अलाउ कर दे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कॉमन रूल ये है कि हर बंदे की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस यूज करे, सब्जेक्ट टू जो भी कॉन्ट्रैक्ट है। नो पार्टनर शुड यूज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट। फिर उन्हें अचानक से ख्याल आया कि हो हमने तो गुडविल बोल दी है, गुडविल समझाना पड़ेगा। तो फिर वो अकाउंटेंट्स को गुडविल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुडविल किसे कहते हैं? हमने कहा एक पार्टनरशिप 1 करोड़ से शुरू हुई थी, उसके एसेट्स बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गए? 5 करोड़। अब उस पार्टनरशिप की समझें जो दुकान है वहां पे या पैसा या लगे हुए एसेट्स 5 करोड़ के हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप कितना कमाती है? 25 लाख 30 लाख महीने का प्रॉफिट कमाती है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी बंदा इस बिजनेस को खरीदेगा तो उसको पहले दिन से 25-30 लाख का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे पहले दिन 25-30 लाख तो प्रॉफिट नहीं होते। अगर 25 लाख एक महीने का प्रॉफिट है तो साल का 3 करोड़ प्रॉफिट है। तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें 5 करोड़ लगा के और 3 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए? बिजनेसेस में इस तरह से होता है। तो ऐसे में अगर एक सेठ आके कहेगा कि हाँ भाई तुम लोग अपनी पार्टनरशिप बेचते हो, क्या आसास है? अच्छा ये 5 करोड़ पड़ा हुआ है, ये लो 5 करोड़ अपना बिजनेस मुझे दे दो, तो कहेंगे ना काका ऐसे तो नहीं, मेहनत की है, एफर्ट की है, इस बिजनेस को इस काबिल बनाया है कि हर महीने 25 लाख कमा रहा है। हमारे नजदीक इस बिजनेस की वर्थ 15 करोड़ है। तुम 15 करोड़ लो दो और हमसे असासे और हमारा नाम और हमारा कारोबार ले जाओ। अगर वो सियाना होगा तो हिसाब लगाएगा कि भाई 15 करोड़ में पहले तो 5 करोड़ के डेफिनेट एसेट आ रहे हैं, तो ओवर एंड अबव कितना लगाया? 10 करोड़, और साल में 3 करोड़ रिटर्न भी आ रहा है और बिजनेस ग्रो भी कर रहा है। 3 साल में इन्वेस्टमेंट भी पूरी, और अगर अच्छे टाइम से ग्रो कर लिया तो शायद 2 साल में इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाए। फिर आगे के सारे प्रॉफिट अपने, और एसेट तो अपनी जगह खड़े हुए हैं, कभी भी बेच दो 5 करोड़ के। तो कहेगा ठीक है जी मेरे डील कबूल है। उसने 15 करोड़ दिया, असासे नजर कितने आ रहे थे? 5 करोड़। तो जो जितने नजर आ रहे थे और जो उतने पैसे दिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये गुडविल है। तो हम कहेंगे कि इस पार्टनरशिप की 10 करोड़ की गुडविल थी। गुडविल किसे कहते हैं? वो कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, मीनिंग द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, एक ना दिखने वाला एसेट, ना छुए जाने वाला एसेट। वो सामने जो दिख रहे थे एसेट जिनको छुआ जा सकता था वो तो 5 करोड़ के थे, और जो एक हवा में चीज थी, बरकत, वर्थ, वो थी गुडविल। ये एक ना दिखने वाला एसेट है विच हैज अ क्वांटिफाइबल वैल्यू, जिसको मेजर किया जा सकता है। गुडविल की एक एग्जांपल होगी वो रेपुटेशन जो फर्म अपने कस्टमर्स के साथ एंजॉय करती है। फर्म के कस्टमर्स उससे राजी हैं, वो हमेशा जब भी बिजनेस करेंगे इन्हीं के साथ करेंगे, बड़े अच्छे लोग हैं। ये रेपुटेशन एनेबल कर देती है फर्म को कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएं जो कि बाकी बिजनेस कमाते हैं। तो मैं एक फार्मूला सा दे दिया कि गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस एज अ होल 15 करोड़ माइनस टोटल वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, जो सामने सामने विजिबल है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो गुडविल है। क्या ये बात समझ आ गई? पक्की बात है। कुछ और बातें इस चैप्टर में होनी चाहिए थी। पार्टनर्स के आपस के जब राइट्स बता रहे थे तो वो भी एक्सप्लेन कर देते कि अगर पार्टनर्स जॉइंट इन सेवरल लायबिलिटी रखते हैं और अगर किसी एक से रिकवरी हो गई तो वो बाकियों से रिकवरी करेगा, और अगर उस वक्त कंट्रीब्यूशन में लॉस हुआ तो बाकी बेयर करेंगे। जॉइंट प्रोमिसेस के रूल्स याद है? सारे रूल्स सिवाय इस बात के कि सब मिलके परफॉर्म करेंगे। जॉइंट प्रोमिसर में एक प्रॉब्लम होता था, उन सबको मिलके परफॉर्म करना होता था। यहाँ चूंकि म्यूचुअल एजेंसी है तो कोई एक भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन आपने जॉइंट प्रोमिसेस के जो रूल्स ध्यान में रखे हुए हैं, अगर पार्टनरशिप में पूछा जाए तो आप वो रूल्स अपनी तरफ से सोच सकते हैं। तो चैप्टर 13 में एक जगह थोड़ा सा उसका जिक्र भी है, तो असूलन वो इसके साथ होना चाहिए था, लेकिन जो आईकेप ने जहां रखा, हम मतलब बुजुर्ग आईकेप जो है उसके साथ तो वो नहीं कर सकते इख्तलाफ। तो ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं और पार्टनरशिप को खत्म करके कहानी को आगे नेक्स्ट गियर में डाल देते हैं। ठीक।